स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक जो है स्टॉप किया था। हम परफॉर्मेंस देख रहे थे वेरियस लेवल्स ऑफ स्टोरेज के, स्टोरेज हायरार्की को हमने, स्टोरेज डिवाइसेस की हायरार्की कंप्यूटर सिस्टम में देखी। अगेन हम कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें हमने मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस देखी और उन स्टोरेज डिवाइसेस की हायरार्की की हमने बात की, और साथ ही साथ हमने कैशिंग का एक जो फीचर है उसके बारे में बात की कि कैशिंग क्या होती है। एक लो स्टोरेज से हाई स्टोरेज में डाटा का मूव करना, बेसिकली फास्टर स्टोरेज में एक स्लो स्टोरेज से फास्टर स्टोरेज में डाटा का मूव करना, डाटा का कॉपी होना कैशिंग कहलाता है हमेशा। कैशिंग डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है, हमने ये भी बात की थी। फिर हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टोरेज और उनकी परफॉर्मेंस का एक डिफरेंस का चार्ट हमने देखा डिफरेंट पैरामीटर्स पे, लाइक उनके नेम, साइज, इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेस टाइम, बैंडविड्थ, मैनेज्ड बाय एंड बैकअप बाय के मुताबिक, यानी इन पैरामीटर्स की बेस पे हमने उनके दरमियान डिफरेंस को देखा। अब हम नेक्स्ट अगेन कुछ बेसिक्स की बात ही कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि माइग्रेशन ऑफ इंटीजर ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर कैसे होती है, यानी एक हार्ड डिस्क से रजिस्टर तक किसी एक इंटीजर ए का मूव करना, क्या कैसे मूवमेंट उसकी कैसे होती है। अब डिस्क क्या है? परमानेंट स्टोरेज एरिया। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपके पास ऐसा स्टोरेज एरिया है जो कि आपके कह लें जी सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, रजिस्टर जो है स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी एरिया जो कि सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सबसे पहले सीपीयू को अगर कोई डाटा चाहिए होता है या सीपीयू कहीं डाटा रख सकता है तो वो आपके पास क्या होता है? रजिस्टर होता है। तो इट मीन्स अगर हमें डाटा लेकर आना है, डाटा को फाइनली लेकर आना है, तो कहाँ तक लेकर आना है? किसी परमानेंट स्टोरेज से मेन स्टोरेज में, मेन स्टोरेज से कैशिंग के थ्रू, कैशे कैशे में, या बेसिकली यहाँ पे हर लेवल पे कैशिंग ही होगी। मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी में आना, मेन से कैशे, कैशे से हार्ड डिस्क, हार्डवेयर रजिस्टर में जाना, यहाँ पे हर लेवल पे कैशिंग ही होगी। लेकिन मेन मेमोरी लेकिन आपका फाइनली रजिस्टर तक डाटा का आना, वेरिएबल का आना कैसे होता है उसे हम देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि सीपीयू को काम करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम हमने एक लिखा, प्रोग्राम के अंदर हमने एक इंटीजर ए डिक्लेयर करवाया, उसे कोई वैल्यू असाइन की है, उसका परमानेंट वैल्यू या उससे रिलेटेड परमानेंट डाटा जो है वो कहीं हार्ड डिस्क से हमें चाहिए है। तो क्या करेंगे, अब हमें इस इंटीजर ए का जो डाटा है वो उस परमानेंट हार्ड डिस्क से, परमानेंट स्टोरेज से कहाँ पे चाहिए? हमें इस हार्डवेयर रजिस्टर के अंदर, हमें इस रजिस्टर के अंदर डाटा चाहिए। तो वो कैसे माइग्रेट करेगा? वो माइग्रेट इस तरह से करेगा, मैग्नेटिक डिस्क से पहले डाटा मेन मेमोरी आएगा, मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से कैशे में, और कैशे से रजिस्टर में। ठीक है, हमारे पास अगर हम हायरार्की देखते हैं तो हायरार्की में हमारे पास इस तरह से ही है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी हार्ड डिस्क हैं। उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद कैशे और रजिस्टर, यानी मेन मेमोरी और रजिस्टर के दरमियान कैशे मेमोरी आती है, और फिर फाइनली रजिस्टर आता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, और कैशे जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी रैम के दरमियान में होती है। बहरहाल जी, हमारे पास इस तरह से इन लेवल्स को, इन स्टोरेज एरियाज को जो है वो क्रॉस करता हुआ कोई भी वेरिएबल ए मूव करता है, कोई भी एक हार्ड डिस्क से, परमानेंट स्टोरेज से, इस टेम्पररी फास्टेस्ट स्टोरेज में जो कि सीपीयू का पार्ट है। मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है टू यूज़ मोस्ट रिसेंट वैल्यू, नॉट मैटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज हायरार्की। ठीक है, अब जब मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट में, मल्टीटास्किंग अब कैसा इन्वायरमेंट होता है? मल्टीटास्किंग हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसा सीपीयू का इन्वायरमेंट है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टास्क्स एक साथ सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी सीपीयू एक से ज़्यादा प्रोसेसेस पे, एक से ज़्यादा टास्क्स पे काम कर रहा हो, तो उस इन्वायरमेंट को हम मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट कहते हैं। मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट में अब देखिए, अब एक से ज़्यादा अगर प्रोसेस रन हो रहे हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान, मल्टीपल टास्क में एक ही वेरिएबल एक ही नाम का है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए ही है सब में, तो अब हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस टास्क का, किस प्रोसेस का वेरिएबल ए किस वैल्यू से अपडेटेड है और कहाँ पे वो फाइनली स्टोर्ड है, कहाँ से हमें जो फ्रेश वैल्यू लेनी है, हमें पुरानी वैल्यू यूज़ नहीं करनी, या फिर हमें किसी दूसरे प्रोग्राम, किसी दूसरे टास्क के वेरिएबल ए की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ नहीं करना। मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट मस्ट प्रोवाइड कैश coherency in hardware such that all CPUs have the most recent value in their cache. अब मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट
हमारे पास, या मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट कह लें, मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग दोनों डिफरेंट है। मल्टीटास्किंग में तो ये एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस पे काम कर रहा है। मल्टी प्रोसेसर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा सीपीयूज हैं, ठीक है। अब अगर एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू चिप्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम ड्यूल कोर, क्वाड कोर सिस्टम्स की बात करते हैं, तो अगर एक आपके पास हार्डवेयर में, यानी एक मशीन में, एक सिस्टम यूनिट में एक से ज़्यादा सीपीयूज़ हैं, एक कंप्यूटर एक से ज़्यादा सीपीयूज़ के साथ काम कर रहा है, तो फिर उन सीपीयूज़ में से कौन सा सीपीयू, उन उन सीपीयूज़ में से उन सीपीयू की भी हमें वो स्केजुलिंग करनी पड़ती है कि कौन किस प्रोसेस पे काम करेगा एंड अप टू सो ऑन। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में जिस तरह से हमें हर प्रोसेस की बहुत केयरफुली वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है और फ्रेश वैल्यू को हमें जो है ना सीपीयू तक लेकर आना होता है, इसी तरह अगर मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा सीपीयूज़ हैं, तो वहाँ पे कैशे कोहेरेंसी होनी चाहिए इस तरह से कि सारे सीपीयूज़ के पास किसी अपने 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 कैशे के अंदर किसी भी एक वेरिएबल से रिलेटेड फ्रेश वैल्यू मौजूद है। क्योंकि अगर मल्टीपल सीपीयूज़ हैं, तो अगर कोई एक सीपीयू एक प्रोसेस पे काम कर रहा है, दूसरा सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे काम कर रहा है, लेकिन उनके कैशे के अंदर जितने भी डाटा यूज़ हो रहा है और उसके अंदर जो भी अपडेशन है, उसकी फ्रेश वैल्यूज़ ही स्टोर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट सिचुएशन इवन मोर कम्प्लेक्स, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में अगर हम आ जाते हैं मल्टीटास्किंग में, हमने कहा जी हर प्रोसेस के लिए हर प्रोसेस के साथ उसका जो हम एक प्रोसेस ब्लॉक बनाते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। उसके अंदर हमें उसकी फ्रेश वैल्यू स्टोर करनी होती हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट में हमें कैशेस के अंदर जो है ना वो फ्रेश वैल्यूज़, अपडेटेड वैल्यू स्टोर करनी होती हैं, ताकि जब सीपीयू को किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो कोई ओल्ड या ऑब्सलीट वैल्यू या फिर किसी अदर प्रोसेस की वैल्यू उसके पास ना आ जाए। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास सेवरल कॉपीज ऑफ अ डेटम कैन एग्जिस्ट, वेरियस सॉल्यूशंस कवर्ड इन, ओके, वो चैप्टर नंबर 17 में हम इसके सॉल्यूशंस बता रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मशीन्स एक साथ जब काम कर रही हैं और एक ही डाटा के ऊपर काम कर रही हैं, तो उनमें फिर डाटा की जो है ओरिजिनल वैल्यू को सस्टेन रखना, कंटेन रखना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बहरहाल अगेन हम कुछ बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं, ताकि हमें आगे जब हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ें तो हमें इन सारी चीज़ों की समझ हो, ठीक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टोरेज हायरार्की पे, कैशे पे बात की थी, वहीं पे हमने स्टॉप की थी। आज हमने बात शुरू की है कि हमने किस तरह से एक वेरिएबल को माइग्रेट करना है किसी भी एक स्टोरेज एरिया से सीपीयू के रजिस्टर तक, किन किन वो जो है स्टेजेस से, किन किन या मेमोरी एरिया से होके वो वेरिएबल, वो डाटा जो है वो रीच करेगा फाइनल डेस्टिनेशन पे। अगर हम ऑपरेटिंग नेक्स्ट हम बात करते हैं जी अब ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की। जैसे कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग भी होते हैं, मल्टी प्रोसेसर भी होते हैं, यानी कंप्यूटर हमारे मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे थे, मल्टी प्रोसेसर में भी। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। हमारे पास दो मेन आपके पास टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे देखने लगे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम या तो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं या फिर मल्टी टास्किंग होते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में क्या फ़र्क है, ये आपने बहुत क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करना है। बहुत इनके दरमियान क्लियर सा डिफरेंस है। मल्टी प्रोग्रामिंग नीडेड फॉर एफिशिएंसी, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम को जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो है, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो है हमें एक जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको एफिशिएंटली काम करवाना चाहते हैं, यानी हमें कंप्यूटर से मैक्सिमम काम लेना चाहते हैं और फास्ट काम लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर के अंदर आप अगर एक सीपीयू चिप, एक प्रोसेसर चिप भी लगी हुई है, तो उसकी अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम यूज़र की रिक्वेस्ट उस लिहाज से देखें, तो एक यूज़र, अगर हम कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक ही यूज़र की तरफ से एक कंप्यूटर के
पास जाता है तो अल्टीमेटली सीपीयू की वो जो इतनी एफिशिएंट प्रोसेसिंग की स्पीड है वो वेस्ट होती है। ठीक है, तो सिंगल यूज़र कैन नॉट कीप सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी ऑल द टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर सिंगल यूज़र हूँ, मैं कंप्यूटर को यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास एक ही प्रोसेस है, मैं उसके साथ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करती हूँ, तो मेरा वही प्रोसेस जो है वो सीपीयू को बिज़ी रखेगा। बल्कि सीपीयू को बिज़ी रखने के लिए मुझे उसको बेसिकली सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर देखें, एक टाइम पे एक प्रोसेस यूज़र की तरफ से सीपीयू के पास गया है और सीपीयू उस पे काम कर रहा है। ठीक है, सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है और इनपुट आउटपुट की बारी आती है, तो हमारे पास प्रोसेस का जो है, हमारे पास प्रोसेस की सीपीयू वो प्रोसेसिंग से हमारा कंट्रोल इनपुट आउटपुट की तरफ चला जाता है। ठीक है, एक टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है, दूसरे टाइम इनपुट आउटपुट हो रही है। जिस टाइम इनपुट आउटपुट हो रही है उस टाइम सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, जिस टाइम सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है उस टाइम इनपुट आउटपुट नहीं हो रही। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑल द टाइम ये सारी डिवाइसेस बिजी नहीं होंगी। सो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, हम जॉब्स को ऑर्गेनाइज इस तरह से करते हैं, हम कोड एंड डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि सीपीयू ऑलवेज हैज़ वन प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। मीन सीपीयू हर टाइम कम से कम एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि समझ लें हम अगर सीपीयू को मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ देंगे तो उसमें यह है कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे के ऊपर हमारे पास जो है वो कोई इनपुट आउटपुट आ रही है, फिर तीसरे की प्रोसेसिंग हो रही है, चौथी की इनपुट आउटपुट हो रही है, एंड अप टू सो ऑन। लेकिन हमने इस तरह से प्रोग्राम्स को, इस तरह से प्रोसेस को हमने मैनेज करना होता है कि हमारा सीपीयू किसी भी टाइम पे आइडल ना रहे, बल्कि हमने सीपीयू को हमेशा इन्वॉल्व रखना होता है वर्किंग के लिए। सो अ सब टोटल ऑफ टोटल जॉब्स इन सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो हमारे पास जितनी भी सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स, यानी हर जॉब का जो एक सबसेट है वो हम मेमोरी के अंदर रखते हैं, और एक जॉब को हम एक टाइम पे सिलेक्ट करते हैं वो जॉब स्केजुलिंग के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीपल जॉब्स आती हैं, फिर वहाँ पे जॉब स्केजुलिंग होती है, प्रोसेस स्केजुलिंग होती है। अब वो जॉब स्केजुलिंग या प्रोसेस स्केजुलिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सबको हमने डिटेल में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि हमने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों बनाया। हमने इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग बनाया है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा सीपीयू कभी भी आइडल रहे, बल्कि हमने क्या करना होता है, हमने सीपीयू को हमेशा इन्वॉल्व रखना होता है ताकि सीपीयू की हम 100% एफिशिएंसी लें। क्योंकि देखिए, अगर सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, सीपीयू इनपुट आउटपुट, एक प्रोसेस सीपीयू के पास आया और उसने प्रोसेसिंग के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो उस टाइम में सीपीयू हमारे पास आइडल रह जाएगा। हमने सीपीयू को आइडल नहीं रखना, तो सीपीयू को हर टाइम बिजी रखने के लिए हमें एक से ज़्यादा जॉब्स, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे होते हैं एक टाइम पे। अब अगर मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ आते हैं तो कौन सा सीपीयू के पास जाएगा पहले, उसके बाद कौन सा सीपीयू के पास जाएगा, उसके बाद कौन सा सीपीयू के पास जाएगा, और कौन सा कब सीपीयू को छोड़ेगा, इनपुट आउटपुट कब करेगा, ये सारा कुछ जॉब स्केजुलिंग के थ्रू किया जाएगा। when it has to wait for input output, for example operating switches to another job। ठीक है, वही वाली बात है, सिंपल बात है कि एक प्रोसेस सीपीयू रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जब इनपुट आउटपुट की उसकी बारी आती है तो कंट्रोल जो है वो स्विच होके कहाँ पे चला जाता है, उसकी तरफ चला जाता है, सीपीयू का कंट्रोल किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ चला जाता है जो इनपुट आउटपुट नहीं कर रहा। ठीक है जी, दैट इज़ वाई हमें सिस्टम की, सीपीयू की, सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए और सीपीयू को हर वक्त बिजी रखने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम एक साथ कंप्यूटर में जब रन कर रहे होते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया जी, मल्टी प्रोग्रामिंग में ये तो समझ आ गया कि नॉट सिंगल प्रोसेस एट द टाइम इन द कंप्यूटर इज़ रनिंग, बल्कि मल्टीपल जो है प्रोसेसेस एक साथ, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ सीपीयू या हमारा कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूट कर रहा था। अब टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग क्या है? टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग बेसिकली लॉजिकल एक्सटेंशन है इन विच सीपीयू स्विचेस जॉब्स सो फ्रीक्वेंटली दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद ईच जॉब व्हाइल इट इज़ रनिंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग के अंदर आप सीपीयू का जो है ना वो स्विच होना एक जॉब से दूसरी जॉब पे वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। क्रिएटिंग इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग, जिससे इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग क्रिएट होती है। रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर लेस देन 1 सेकेंड होता है, और हर यूज़र एटलीस्ट ईच यूज़र हैज़ एटलीस्ट वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी। अच्छा, अब होता क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह मल्टीटास्किंग में भी सीपीयू एक प्रोसेस पे नहीं मल्टीपल प्रोसेसेस पे काम कर रहा है।
ठीक है जी, ये बात क्लियर कर लें। मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह मल्टीटास्किंग में भी या टाइम शेयरिंग में भी हमारे पास सीपीयू कंप्यूटर एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब्स को डील कर रहा होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, तो उतनी देर में दूसरा इनपुट आउटपुट कर रहा है प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस सीपीयू के पास से एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो पहला इनपुट आउटपुट के लिए जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग के अंदर, ये जो मल्टीपल प्रोग्राम्स का आपस में स्विच होना है, इन प्रोसेसेस के स्विचिंग के दौरान जो हमारे पास इन प्रोसेस की जो स्विचिंग हो रही होती है उसके दौरान हमारे पास जो स्विचिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। स्विचिंग फास्ट इस तरह से होती है, देखें जी, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आता है P1, प्रोसेस P1 आता है और उसका टाइम है, आप कह लें जी, एक जॉब आई है, एक प्रोसेस आया है, P1 आया है और उसने, या चले जी जॉब 1 आई है, उसने उसने सीपीयू को यूज़ करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब 10 मिनट के लिए वो यूज़ करेगा, फिर वो 2 मिनट के लिए इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा, फिर जॉब 2 की बारी आएगी, फिर जॉब 2 कोई 2 मिनट के लिए यूज़ करेगा, फिर जॉब 1 अगर आ जाती है और दोबारा 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, हमारे पास सीपीयू अपना ज़्यादा टाइम एक ही जॉब पे लगाता रहेगा। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे तो मिली एंड माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो है ना एग्जीक्यूशन होती है प्रोसेसेस की। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए तो आपका सीपीयू अगर एक प्रोसेस को इतना ज़्यादा टाइम देगा तो अल्टीमेटली बाकी सारे प्रोसेसेस तो वेट में चले जाएंगे, वो तो सफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरे साथ मैंने एक रिक्वेस्ट की है जी वर्ड की फ़ाइल बनाने की, एक मैंने रिक्वेस्ट की है प्रिंटिंग की है। अब वर्ड की फ़ाइल बनाने के लिए मैं 10 20 30 मिनट ले रही थी और उसके लिए मैं सीपीयू को बाउंड रखती हूँ कि वो सिर्फ मेरी उस वर्ड की फ़ाइल पे ही काम करे, और प्रिंटिंग की बारी बहुत बाद में जाकर आए, किसी और प्रोसेस, किसी और फाइल की मैंने प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट की है तो उसकी बारी बहुत ज़्यादा बाद में जाके आए। तो अल्टीमेटली मेरे पास इसका नुकसान क्या होगा कि एक प्रोसेस हर ज़्यादा टाइम सीपीयू में चलता रहेगा और बाकी प्रोसेसेस की बारी ही नहीं आएगी। इसलिए सीपीयू के टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं अमंग मल्टीपल जॉब्स। अब एक जॉब सीपीयू के पास रन हो रही है, जितना टाइम पीरियड, जितना भी उसके लिए टाइम स्लाइस फिक्स किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड हमने मैक्सिमम किसी एक प्रोसेस को दी है, 1 सेकेंड के लिए एक जॉब सीपीयू के पास रन होगी, फिर जब उसका टाइम खत्म होगा दूसरी जॉब की बारी आएगी, फिर तीसरी जॉब की बारी आएगी, ठीक है। यानी सब अपने अपने सबको एक उनके टाइम, सीपीयू के टाइम को उनके दरमियान, फॉर एग्जांपल सीपीयू जो है वो 10 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है, तो हर प्रोसेस से 5 प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस से 2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीपीयू के एक साइकिल के अंदर कंप्लीट कराते हैं हम, फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू होता है और सारे प्रोसेसेस बारी बारी सीपीयू से एग्जीक्यूट होते जाते हैं। और अल्टीमेटली इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस सीपीयू के पास रन नहीं हो रहा, बल्कि मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और साथ साथ वो जब सीपीयू उनको छोड़ता है, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच होता है, तो उस टाइम पीरियड में, उस टाइम स्लॉट में वो प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट करते हैं और अल्टीमेटली वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होगा कि अगर एक बड़ा प्रोसेस आ गया तो सीपीयू सारा टाइम उसको ही दे दे, बल्कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्राम को सीपीयू के पास कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रन करते हैं, लेकिन जैसे ही उसको एक टाइम ख़त्म होता है, उसका टाइम स्लॉट ख़त्म होता है, तो हम उससे सीपीयू बाय फोर्स लेके दूसरे प्रोसेस को दे देते हैं, ठीक है जी। दैट इज़ व्हाई हम कह रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, ईच यूज़र हैज़ एटलीस्ट 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी, ठीक है, और दैट प्रोग्राम इज़ नोन एज प्रोसेस। जब कोई भी एक प्रोग्राम आ जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए कंसिडर कर लिया जाता है, तो हम उसे प्रोसेस बोलते हैं। इफ़ सेवरल जॉब्स रेडी टू रन एट द सेम टाइम देन हमें सीपीयू स्केजुलिंग करनी पड़ती है। यानी अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ आ गए हैं, मल्टीपल जॉब्स एक साथ आ गए हैं और उसमें से जो है हमें किसी एक को सीपीयू के पास भेजना है, तो वहाँ पे हमें सीपीयू स्केजुलिंग, जॉब स्केजुलिंग करनी पड़ती है। इफ़ प्रोसेस डोंट फिट इन द मेमोरी, तो फिर हमें वहाँ पे स्वैपिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब एक और ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। स्वैपिंग होती क्या है, यानी हमने पहले इसके बारे में, इसका जनरल आइडिया में, फिर भी बेसिक आइडिया हम आपके साथ शेयर करती हूँ। स्वैपिंग बेसिकली वहाँ पे करते हैं जब हमारे पास एक प्रोसेस आया, प्रोसेस को हमने क्या कहा है, हमें प्रोसेस को लेकर आना है किसी भी परमानेंट स्टोरेज या किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, हमें उसको मेन मेमोरी रैम में लेकर आना है, ठीक है। जैसे ही मेमोरी में हमारे पास प्रोसेस पहुँचेगा तो हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को
मेमोरी से लेकर जाना है सीपीयू में, सीपीयू में कैसे लेके जाएंगे, मेमोरी से कैशे, कैशे से फिर वो सीपीयू रजिस्टर के पास जाएगा और फिर एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन अगर एक प्रोसेस इतने बड़े साइज़ का कि मेमोरी के अंदर फिट नहीं आ रहा, फिट इस तरह से नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि मेमोरी के अंदर मेमोरी इतने साइज़ की होती नहीं, होता ये है कि मेमोरी के अंदर और भी तो प्रोसेसेस हैं। तो हो सकता है वो प्रोसेस जिस साइज़ का है, फॉर एग्जांपल 5 बाइट्स का है, 5 बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो वो 5 बाइट्स की मेमोरी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो पूरा प्रोसेस अगर फिट नहीं होता, लाइक 2 बाइट्स की मेमोरी रैम में अवेलेबल है और बाकी 3 बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस केस में हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का यूज़ क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का यूज़ ये होता है कि वर्चुअल मेमोरी के आपके पास आपके हार्ड डिस्क के किसी एक पोर्शन को हम एज अ वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क के कुछ पोर्शन को हम एज अ वर्चुअल मेमोरी रैम का पार्ट बना देते हैं। मीन्स वो होता तो हार्ड डिस्क का पोर्शन है, लेकिन हम उसे क्या कंसीडर करते हैं कि वो रैम का पार्ट है, दैट इज़ वाई हम उसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारे पास साइज़ में बड़ी होती है। हम उसमें से कुछ पोर्शन, जैसे कि हमारा 5 बाइट का प्रोसेस पूरा नहीं आ रहा, तो हम 2 बाइट रैम में रख लें और 3 बाइट हम हार्ड डिस्क के जो है वो वर्चुअली एलोकेट कर दें मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी के साथ हम उनको इस तरह से जोड़ देंगे कि जब सीपीयू उस प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो उसे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि पूरे का पूरा प्रोसेस उसे रैम से मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसका कुछ पोर्शन आपके पास हार्ड डिस्क में है और वर्चुअल मेमोरी में, हार्ड डिस्क में के उस पोर्शन में जिसे हमने वर्चुअल मेमोरी का पार्ट बनाया हुआ है, और बाकी इसका पोर्शन मेन मेमोरी में है, और बाकी प्रोग्राम जो है वो बाकी प्रोग्राम मेन मेमोरी में है। तो जब सीपीयू रिक्वेस्ट करता है तो सीपीयू को बिल्कुल ऐसे ही वो प्रोसेस मिलता है जैसे सारे का सारा वो मेन मेमोरी से उसे फेच कर रहा है, गेट कर रहा है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दो स्ट्रक्चर्स हमने देखे। मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है, मल्टीटास्किंग हो सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने कहा मल्टीपल जॉब्स एक साथ रन हो रही होती हैं सीपीयू के अंदर, और उनमें से ये होता है कि अगर एक सीपीयू यूज़ कर रही है, दूसरी इनपुट आउटपुट कर लेगा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस सीपीयू यूज़ कर रहा है तो पहला इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा। और टाइम शेयरिंग के अंदर मैंने कहा कि हमारे पास जब मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू के पास आते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि एक ही प्रोसेस ऑल टाइम सीपीयू को यूज़ करता रहे, बल्कि हम उन प्रोसेस के दरमियान सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर देते हैं, और जब जिस प्रोसेस की बारी होती है वो उतनी देर के लिए सीपीयू को यूज़ करता है और फिर वो सीपीयू को छोड़ देता है। फिर हमने एक बात ये देखी कि स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो हम जिसमें हम हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के दरमियान डाटा को मूव करते हैं। डाटा का हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आना स्वैप आउट कहलाता है, और मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में जाना स्वैपिंग कहलाता है। ठीक है, और ये स्वैपिंग हम क्यों करते हैं? जब हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्रोग्राम सारे का सारा मेमोरी में फिट नहीं आता तो हम उसका कुछ पोर्शन हार्ड डिस्क में रख के उसे वर्चुअली मेमोरी का पार्ट बनाते हैं, और अल्टीमेटली हमें यही लगता है कि जैसे वो हमारा मेन मेमोरी का ही हिस्सा है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का प्रोग्राम सिस्टम का एक आर्किटेक्चर लेआउट हमें दिखाया हुआ है कि देखें जी, मल्टी प्रोग्राम के अंदर आपके पास मेन मेमोरी को हमें दिखाया हुआ है। मेन मेमोरी कैसे होती है? मेन मेमोरी के अंदर आपके पास एक तो मस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, जैसे कि मैंने आपको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का बताया था कि बूटिंग के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है वो रोम से, रीड ओनली मेमोरी से रैम के अंदर आके लोड होता है। तो ये तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम के अंदर हमेशा लोड ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। बाकी जो भी जॉब्स आती जाएंगी उन्हें हम एक सीरीज़ में उनकी स्केजुलिंग करके हम आपके मेन मेमोरी में लगाते जाएंगे। जॉब 1 सीपीयू के पास जाएगी तो जॉब 2 उस वक्त इनपुट आउटपुट कर लेगी, जॉब 2 सीपीयू के पास जाएगी तो जॉब 1 इनपुट आउटपुट कर लेगी। इसी तरह जॉब 3 अगर इनपुट आउटपुट कर रही है तो जॉब 4 सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए चली जाएगी, और इस तरह से हमारे पास ये सारी जॉब्स बारी बारी अपनी सीपीयू से एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाते हैं। और अल्टीमेटली हमारे पास होता क्या है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के साथ हम अपने कंप्यूटर को, अपने सीपीयू को ऑल टाइम बिजी रखते हुए कंप्यूटर की 100% या मैक्सिमम बेसिकली एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास एक इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास इंटरप्ट हार्डवेयर की तरफ से या किसी सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेट हो सकती है। अगर हार्डवेयर की तरफ से जनरेट होती है तो हम उसे सिस्टम कॉल करेंगे कहेंगे, अगर सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेट होती है तो हम उसे एक्सेप्शन या फिर ट्रैप कहेंगे। बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम काम तब करता है जब उसको कोई ना कोई इंटरप्ट जो है वो मिलती है, चाहे वो हार्डवेयर की तरफ से हो चाहे वो सॉफ्टवेयर की तरफ से हो। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर ऐड दिखाया हुआ है कि हम ज़ीरो से डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिवीजन बाय ज़ीरो रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, ऐसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी अवेलेबल नहीं है।
तो वहाँ पे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर आएगा यूज़ उसके। बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर काम करता है तो वो इंटरप्ट्स पे ही काम करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर। अदर प्रोसेस प्रॉब्लम्स इंक्लूड इनफाइनाइट लूप, प्रोसेस मॉडिफाइंग ईच अदर और द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सेट्रा। यानी कौन कौन से आपके पास एरर्स, कौन से सॉफ्टवेयर एरर्स कौन से जनरेट हो सकते हैं, उसके बारे में हम हमें बता रहे हैं। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के लिए ड्यूअल मोड यूज़ करता है। ड्यूअल मोड ऑपरेशन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ड्यूअल मोड क्या होता है? ड्यूअल मोड के अंदर हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बेसिकली दो मोड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं यूज़र मोड और एक को हम कहते हैं कर्नल मोड। या ऑपरेटिंग सिस्टम के कह लें या अपने सिस्टम के कह लें, हम दो मोड हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। यूज़र मोड नाम से पता चल रहा है ऐसा मोड जिसके अंदर यूज़र प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। कर्नल मोड वो मोड जिसके अंदर आपके पास रन हो रहा होता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, या कह लें जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम की पीस ऑफ कोड रन हो रहे हैं, वो हमारे पास कर्नल मोड है। और जहाँ पे यूज़र के प्रोसेस रन हो रहे हैं वो हमारे पास यूज़र मोड है। ये देखें जी आपके पास अच्छा, अब इन दोनों मोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक मोड बिट होती है जो बताती है कि इस टाइम हमारे सिस्टम का मोड कौन सा है, यूज़र मोड है या फिर कर्नल मोड है। प्रोवाइड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन ओके। इससे होता क्या है हमारे पास यूज़र मोड और कर्नल मोड में डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस करना कि इस टाइम हमारे सिस्टम का कौन सा मोड है, कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, इस मोड बिट से और इस यूज़र और कर्नल मोड को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिस्टम कॉल जो है वो आपके पास मोस्टली मोड चेंज करती हैं कर्नल, और कर्नल से फिर यूज़र। किस तरह से, ये देखें हमारे पास है ट्रांजिशन यूज़र से कर्नल मोड में। आपके पास एक यूज़र प्रोसेस रन कर रहा था, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, वहीं पे सिस्टम कॉल आई है। ठीक है, सिस्टम कॉल किसी हार्डवेयर की तरफ से कोई एक सिस्टम कॉल इंटरप्ट जनरेट हुई है। इंटरप्ट जनरेट हुई है तो जाहिर सी बात है इंटरप्ट को हैंडल किसने करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो हमारा कंट्रोल हमेशा फ़ौरन जो है यूज़र मोड से चेंज होकर कहाँ पे चला जाएगा, यूज़र मोड से कर्नल मोड में चला जाएगा। अब कर्नल मोड में आपके पास ट्रैप जनरेट होगा। ट्रैप को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करने के लिए सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा, उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, और जब कोड कंप्लीट कर लेगा यानी सिस्टम कॉल को डील कर लेगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा मोड को चेंज करके क्या कर देगा, यूज़र मोड कर देगा, जिसमें यूज़र का प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, रीज्यूम हो जाएगा जहाँ से वो स्टॉप हुआ है, उसकी वर्किंग स्टॉप, एग्जीक्यूशन स्टॉप हुई है, वहीं से हम उसे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास जब भी किसी यूज़र प्रोसेस की तरफ से कोई सिस्टम कॉल आती है या कोई ट्रैप जनरेट होता है तो अल्टीमेटली आपका कंट्रोल यूज़र प्रोसेस जो रन हो रहे हैं उनके यूज़र मोड से कंट्रोल मूव होकर कर्नल मोड में आ जाता है, और फिर कर्नल मोड में सिस्टम कॉल हैंडलिंग कोड चलता है, और जब सिस्टम कॉल हैंडल हो जाती है, ट्रैप हैंडल हो जाता है, तो दोबारा मोड जो है वो चेंज होकर यूज़र मोड हो जाता है। यूज़र मोड के लिए मोड बिट जो यूज़ होती है 1 होती है, और कर्नल मोड के लिए मोड बिट जो है वो 0 यूज़ होती है। यानी दो ही बिट्स हैं हमारे पास, 0 और 1। अगर हमने यूज़र मोड को रिप्रेजेंट करना है तो वो उसके लिए बिट 1 यूज़र मोड को रिप्रेजेंट करेगी, और कर्नल मोड को मोड बिट जो है वो 0 रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें यूज़र मोड, कर्नल मोड देखा, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखा, हमने एक इंटीजर की माइग्रेशन देखी किसी भी एक स्टोरेज एरिया से दूसरे स्टोरेज एरिया में, और वहाँ पे मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेस एनवायरनमेंट्स में हमें किस तरह से डील करना पड़ता है हम उसे देखते हैं। ठीक है, अगेन इसे आप बुक से देखें, बुक से इसके जो भी रिलेटेड रेलेवेंट टॉपिक है उसे देखें, और फिर इस पर फर्दर जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं।